रही है। हमारा मुल्क जो है वो बैक फुट पे खड़ा है। उसका क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है? 70 साल जिन लोगों ने, जिस पॉलिटिशियन ने, जिस पार्टी ने मुल्क को चलाया, आप उधर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। 70 सालों में कभी हिंदुस्तान सरकार ने तो कहा था कि 3 टायर सिस्टम को लेके, अगर 3 टायर सिस्टम की बात करें, इसमें हमारे सरपंच आते हैं, उसके बाद हमारे बीडीसीज आते हैं, डीडीसीज की अगर बात करें वो भी इसमें आते हैं। लेकिन मुल्क से 2 जंगें भी लड़ी तो फिर भी हमारी जीडीपी जो है वो हम हमेशा हम आगे रहे। लेकिन 2014 से जब ये सरकार हमारी जो आई है, बीजेपी सरकार, हमारे नरेंद्र साहब। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। नाजरीन, आज जिस शख्सी से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मोहम्मद फ़ारूक खान साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पंचायती राज डेवलपमेंट को लेके इनसे बात होगी और उसके बाद 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई, ख़ास करके ज़िला पुंछ की अगर हम बात करें तो फ़ारूक खान साहब से आज हमारी इस मसले में मज़ीद गुफ्तगू होगी। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं सोफ़ी साहब आपके इस अवामी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ाती तौर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज अरसा 2 साल के बाद आपके इस चैनल को मौका मिला हमसे रूबरू होने का। इसका मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। रहा सवाल पंचायती राज का, आपने ग्राउंड पे देखा होगा कि काफ़ी अरसा से जो है पीछे इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शन हुए, सरपंचीज़ के हुए, बीडीसी के हुए, तो ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो कहीं मुझे नहीं लगता है कि पंचायती राज जो है वो फल फूल पाया। खान साहब, फ़ारूक साहब, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, 370 और 35A की मनसूखी के बाद सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि पंचायतों को एम्पावर करके पंचायतों में तरक्की होगी, और जो चीज़ एमएलए की हम बात करें, एमएलसीज़ की बात करें, अगर उन्होंने नहीं किया तो 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज एक्ट को लेके सरकार ने ये कहा था कि तरक्की होगी। क्या आपको लगता है तरक्की हुई है? देखिए, आपने देखा होगा, ये 2 दिन पहले की बात है, हमारे ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। वो सिर्फ सरपंचों ने जो प्रोटेस्ट किया था तहसील हेडक्वार्टर के पास बैठ के, वो क्या था? सरपंच खाली नाम के सरपंच हैं बेचारे, सरपंच के हाथ खाली हैं। सरपंच खुद इसको रोड पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन इस डर के मारे वो भी अपनी आवाज़ को इतना बुलंद नहीं कर सकते हैं जितना उनको करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आज जो है सरकार जो है वो बड़ी सख्त है, डिक्टेटरशिप की सरकार है। तो ग्राउंड पे जो इस वक्त पंच हजरात हैं, सरपंच हजरात हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी है, सबके हाथ जो है खाली है। सरकार ने तो कहा था कि 3 टायर सिस्टम को लेके, अगर 3 टायर सिस्टम की बात करें, इसमें हमारे सरपंच आते हैं, उसके बाद हमारे बीडीसीज आते हैं, डीडीसीज की अगर बात करें वो भी इसमें आते हैं। लेकिन फिर ये हो क्या रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि 2 दिन पहले यहाँ सरपंचों ने एक प्रोटेस्ट किया, हड़ताल की। उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर के सामने अपना धरना लगाया कि उनकी जो मांगे हैं, जो लोगों ने उम्मीद रखी थी सरपंचीज़ पर, डीडीसी बीडीसी पर, वो जो है वो ग्राउंड पे है जो वो खाली नज़र आ रही है। ग्राउंड पे जो है वो 0 पोजीशन है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी पंचायत में जो टेंडरिंग का एक सिस्टम बना हुआ है, निरगा के जो काम है, 14 FC के काम है, 13 FC के काम है, उन पर जो है वो इस वक्त अपना जो है टेंडरिंग जो हो रही है। आप मुझे बताइए, एक गरीब आदमी, एक मज़दूर आदमी क्या टेंडरिंग करेगा? और इन्होंने पंचायत को भी जो है वो ठेकेदारों के हवाले कर दिया। पंचायत को चलाने के लिए बाज़ाब्ता तौर
10 वार्ड की पंचायत हो, 8 की हो, 6 की हो, उसमें 6 मेंबर बनते हैं, उनके ऊपर एक सरपंच बनता है, उन्होंने पंचायत को चलाना होता है, ना कि ठेकेदारों को चलाना होता है। अब जो टेंडरिंग सिस्टम हुआ है, टेंडरिंग पे 2 लाख का काम लाख रुपए में जाता है। अब लाख रुपए में आप ये बताओ वो ग्राउंड पे क्या लगाएगा, उसके बाद उसके अखराजात कितने हैं, खर्चे कितने हैं। तो कुल मिला के जो है ये इसको जो है पंचायती राज जो है ये फेल हो चुका है। खान साहब, आपने बात की कि अगर ग्राउंड पे, आपने बात की ज़मीनी सतह की। ज़मीनी सतह के हवाले से अगर मैं बात करूं कि आज भी अगर हम देखेंगे ज़मीनी सतह पे ना तो आज से पहले कुछ लगा है, ना तो आज के बाद कुछ लगेगा, लेकिन फिर ये दोबारा क्यों टेंडरिंग सिस्टम आज से पहले की जो आपने बात की ना सोफी साहब, मैं आपको बताऊं, अंग्रेज़ों से जब हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद जो भी सरकार हिंदुस्तान हमारे मुल्क में जो बनी, आपको ये ज़ाती तौर आप इसमें सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे जो मुल्क की पोजीशन थी, आप आज बताओ, आज माइनस पे हमारी जीडीपी जा रही है, हमारा मुल्क जो है वो बैक फुट पे खड़ा है। उसका क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है? 70 साल जिन लोगों ने, जिस पॉलिटिशियन ने, जिस पार्टी ने मुल्क को चलाया, आप उधर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। 70 सालों में कभी हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की ये हालत नहीं हुई जो आज है। आज आप देखें पेट्रोल के दाम कहाँ हैं, डीजल के दाम कहाँ हैं, गरीब इस वक्त किस जगह पर खड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो जज्बाती सरकारें बनती हैं, तो मेरा ये मैसेज आज की इस आपकी नशरियात से मैं देना चाहूँगा कि जज्बाती सरकारें जब बनती हैं तो आवाम नुकसान में आती है। हमेशा मैंने पहले ही आपको कहा कि 70 साल पहले आप देखिए सरकारें भी बनी, सरकारें भी चली, और हमने हमसाया मुल्क से 2 जंगें भी लड़ी, तो फिर भी हमारी जीडीपी जो है वो हम हमेशा हम आगे रहे। लेकिन 2014 से जब ये सरकार हमारी जो आई है, बीजेपी सरकार, हमारे नरेंद्र साहब की जो सरकार बनी है, तो आप देख रहे हैं मुल्क कहाँ जा रहा है। हमारे एयरपोर्ट्स बिक गए, हमारे मुल्क का इसको सौदा हो रहा है। हम कहीं ना कहीं अब ये है कि अब वही अल्लाह भरोसे बैठे हैं। अब पॉलिटिशियन पे क्या भरोसा रहा। आप यहाँ की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर को भी इस वक्त तक जो है वो लूट कर खाया। हमें अपनी इलाकाई जो पार्टियाँ थी वो इस वक्त बेभरोसा हो चुकी हैं, लोगों को कोई भरोसा नहीं है। तो अब क्या किया जाए? मैं समझता हूं कि बस अब अल्लाह भरोसे ही हमारा मुल्क जो है ये चल रहा है, बाकी जो है वो हालात बड़ी ख़राब है। फारूक साहब, एक अहम सवाल आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप 370 और 35A को, उसकी मनसूखी का कसूरवार कौन है? कांग्रेस है या फिर बीजेपी है? देखो सोफी साहब, मैं आपको बताऊं, दफ़ा 370 और 35A हटने के बाद मैं एक नाचीज़ हूँ, एक आम शहरी हूँ, तो खाली हमने अपनी यहाँ दुकानों का शटर बंद रखा, हरासमेंट हो गई, हमने सोचा पता नहीं क्या होगा, तो हमें 6 महीने जेल के अंदर जो है वो लगाने पड़े। दफ़ा 370 और 35A को जब हटाया गया, ऐसा एक माहौल बनाया गया पूरी रियासत में, जबकि किसी जगह भी कोई भी वायलेशन किसी ने नहीं की। बगैर किसी वायलेशन के, बगैर किसी बात के हमने आवाज़ उठाई है। और आज आप देखिए, आज जो हमारी यहाँ पर हमारी जम्मू कश्मीर की पार्टियाँ हैं, वो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लो, पीडीपी देख लो, आज फिर ये हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारी जो क़ियादतें हैं, आज फिर ये सब्ज़ बाग लोगों को दिखा रहे हैं, आज फिर ये एक धोखा दे रहे हैं कि अब हम 35A वापस लाएंगे। लेकिन कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि हमें हर जगह से धोखा ही मिला है, हमारे लिए कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ है। हाँ, अलबत्ता मैंने 70 साल का जो हवाला दिया, ये 70 साल मरकज़ की एक अच्छी एक पॉलिसी थी, और उन्होंने एक अच्छा एक सिस्टम से जम्मू कश्मीर को भी चलाया, हिंदुस्तान को भी चलाया। लेकिन आज जज्बाती सरकारें बनी हैं, आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको गुमराह मुल्क है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा रहा है, और इस भाईचारे को मैं समझता हूँ अगर एक भी कहीं पे इंसानियत के नाते किसी ने आवाज़ उठाई, तो ये जो है ये हमारा जो भाईचारा है हिंदुस्तान के अंदर, ये जो ख़त्म नहीं होगा।
ये कांग्रेस भी जिम्मेवार है 370 और 35A की? मैं आपको बताऊं, 370 जो है ना, ये एक दिया हुआ एक गिफ्ट था। ये जिन लोगों ने दिया था, जिन्होंने लागू किया था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने कुछ सोच के, कुछ देख के ये 370 और 35A जो है वो हमें जो है, हमारी रियासत को जो है वो दिया था। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि जो जज्बाती सरकार वाला है वो हिंदी है, और ये जो हमारे भाई हैं, ये सनातन धर्म के भाई हमारे हैं। तो ये जज्बाती एक सरकार बनी है। तो आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है, और मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि जज्बाती सरकारों से हमेशा अवाम नुकसान में रहती है, गरीब नुकसान में रहता है। मैंने पहले ही आपको कहा कि इस वक्त महंगाई का आप देखिए, महंगाई कहाँ पहुँची है। इस वक्त आप देखिए, एक गरीब जो है वो ख़त्म हो गया है। 104 रुपये पेट्रोल हुआ है, 100 के नज़दीक इस वक्त डीजल है। तो आप ये बताइए गरीब क्या करेगा? गरीब का जो निर्गय का तो वो था, उसको बेचारे को चलो कुछ ना कुछ वो आता था, बेचारा अपना वो ज़मीन के बन्ने शन्ने आगे पीछे वो करता था, ज़मींदारी अपनी, तो कहीं ना कहीं उसको 10,000 5,000 उसको निर्गह में जो है वो पैसा मिलता था। वो भी उसकी भी टेंडरिंग कर दी। अगर कोई काम टेंडरिंग के बगैर होता भी है तो उसको पैसा मिलता नहीं है, वो बेचारा दफ्तर के चक्कर काट के फिर घर बैठता है। तो कहीं ना कहीं जो है इस वक्त हमारा जो पूरा मुल्क है वो जवाल के अंदर आया हुआ है। वो इस वक्त हमारा मुल्क पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हम लोग जो है वो पॉलिटिशियन के शिकार हो गए, हम मजहबी शिकार हो गए। तो हमें इन चीज़ों से हटके एक अच्छी पोजीशन को बनाना है, एक अच्छे चेहरे को बनाना है, एक उस पार्टी को लाना है जो अवाम दोस्त पार्टी हो, आए दुरुस्त आए। फारूक साहब, मैं अगर आपसे जानने की कोशिश करूं, कहा गया था कि 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन आएंगे, जम्मू कश्मीर में नौजवान जो हमारे बेरोज़गार भाई हैं बहनें, उनको रोज़गार मिलेगा। उसके बाद मतलब वादे किए गए थे, दावे किए गए थे भाजपा की सरकार के द्वारा। तो इस पे आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, अच्छे दिनों की जो बात आपने की, इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे लगाए हुए थे, आपने देखा मेडिकल जो डिपार्टमेंट्स में जो इन्होंने लगाए थे, उनका क्या हाल है। उनको घसीट के पुलिस मार रही है, उनको रोडों पे घसीटा जा रहा है। उसके बाद जो मुलाजिमीन हमारे थे जिन्होंने इलेक्शन ड्यूटी की थी, उनको भी वो जो एक दिन की पे मिली थी या महीने की मिली थी, उसको भी रिकवर करने की जो है नोटिफिकेशन जारी की है। तो कहाँ अच्छे दिन है? ये हाल तो मुलाजिमीन का है। तो गरीब आवाम क्या उम्मीद रखेगा? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक 370 की मनसूखी की बात है, तो मैं बताऊँ आपको कि कुछ लोग 370 टूटने पर, हटाने पर जिन्होंने लड्डू बांटे, वही आज जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं, वही जम्मू में आज हाई हाई कर रहे हैं। हम तो आराम से बैठे हैं भाई साहब, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम मजदूर पेशे से हैं, हमें ये हमारी पॉलिटिशियन चले ना चले उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हाँ, हम ये समझते हैं, हमारे दिलों में हमारे एक जज्बात हैं हमारे दिल में कि हम भी अवाम दोस्त बनकर अवाम की खिदमत कर सकें, अवाम के साथ हैं। यहाँ पर मैंने पहले कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी जमात है, PDP बहुत बड़ी जमात है, और भी बड़ी जमातें हैं। तो जो इलाकाई जमातें हैं, इनका आपस में क्या इत्तेफाक है? आज की डेट में क्या इत्तेफाक है इनको? अब फिर ये एक बार बेवकूफ़ बनाने की सोच रहे हैं कि आवाम को हम जनाब 370 वापस ला कर देंगे, 35A वापस ला कर देंगे। भाई साहब, मैं समझता हूँ ये धोखा है। जब इसको करना चाहिए था, आपको मैं बताऊं, 2/3 अक्सरियत मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने 370 को जो है वो मजबूत किया? उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने 370 को जो है वो कंप्लीटली असेंबली में पास करके उसको जो है वो ऐसा उसको बनाना था कि वो टूट ना सके? तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक कुर्सी की एक राजनीति की। तो PDP ने भी वही हाल किया, और हम PDP में एक सोशल वर्कर की तरह, एक सिपाही की तरह हमने काम किया। हमने 15 साल PDP को दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात पर कि ऐसा चेहरा भी आएगा, ऐसी पार्टी भी आएगी जो अवाम दोस्त होगी, और इंशाअल्लाह फिर हमारे अच्छे दिन आएंगे। फारूक साहब, आप किस पार्टी से भी वाबस्ता हैं? देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी पार्टी के साथ आज नहीं हूं। लेकिन पहले थे। मैंने पंचायती राज में जो हमारा इलेक्शन गुजरा, इसमें
मैंने सरपंची का इलेक्शन लड़ा, मैंने 200 के करीब जो है वो वोट लिए। मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, मेरे पीछे किसी पार्टी का जो है वो पहले ही कहा, अल्लाह ने अगर चाहा अच्छा चेहरा आएगा, अच्छी पार्टी आएगी, और मुझे ये उम्मीद है, और इंशाल्लाह हम उस वक्त अपनी पॉलिसी जो है वो सामने करेंगे। ये जो लोग हिंदू मुसलमान, मुसलमान सिख, हिंदू ईसाई या फिर गुजर कश्मीरी के नाम पे नफ़रत फैलाते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? मैंने पहले ही कहा ना, मैं आपको बताऊं सोफ़ी साहब, जो लोग मुल्क के साथ हैं, जो लोग ईमान वाले हैं, जिन लोग जानते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी पाक किताबें हैं, कुरान शरीफ है, सनातन धर्म के हमारे भाइयों के लिए गीता है, सिख भाइयों के लिए अपना अपना एक सिस्टम है। अगर इंसान के दिल में मुल्क के जज्बात हैं, मुल्क के ताई मोहब्बत है, तो मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ, मेरा ये पैगाम भी है कि जिस शख्स को मुल्क से प्यार है, वो भेदभाव, वो गुजर कश्मीरी, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, इन चीज़ों से हट के एक अच्छा फैसला करे। अभी 2 साल के बाद इलेक्शन फिर होंगे, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि हमारे इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। तो मैं उन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि ये जो मजहबी लड़ाइयाँ और मजहबी और ये फ़िरका वाराना जो पार्टियाँ आती हैं, इनको मौका ना दिया जाए, इनको दूर रखा जाए। मैं आपको कहता हूँ 70 साल अंग्रेज़ों से लेके 2002 में हमारे भाजपा पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात बनाए, उन्होंने अपने पड़ोसियों को अपना पड़ोसी समझा, और वो भी बीजेपी की एक बड़ी अच्छी क़ियादत थी, और हमने बीजेपी को भी अपना वक्त दिया है। मैंने 2014 में बीजेपी को ज्वाइन किया, मैंने 1 साल ज्वाइन करके मैंने देखा, लेकिन उस वक्त भाजपाई जो हमारे थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो ज़ाती तौर एक पॉलिसी थी उनकी मुल्क के लिए, गरीब के लिए, वो एक अच्छी और एक नेक थी। तभी जाके उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात बनाए, दोस्ती का माहौल बनाया। यहाँ पर हमारे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की सरकार थी, और उन्होंने भी मिलजुल कर रियासत को जो है वो आगे चलाने की कोशिश की। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही, अगर उनकी मौत ना हो गई होती, वो इस दुनिया से ना गए होते, तो मैं समझता हूँ कि पीडीपी ने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई होती। लेकिन जहाँ वो चले गए, उनकी सोच भी उनके साथ ही गई, तो जो पार्टी थी, तो उन्होंने अपना जो है वो एक अलग रवैया इस्तेमाल करके, और जो है वो मुल्क पीछे की तरफ भी जा रहा है। तो अब मैंने कहा ना कि अल्लाह भरोसे ही है, आने वाला टाइम ही कोई माहौल बनाए, कोई अच्छा चेहरा आए, कोई अच्छी पार्टी आए, तो अवाम अपना फैसला जो है वो कर सके। फारूक साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। अगर मैं बात करूं ज़िला पुंछ की, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं जर्नलिस्ट मौजूद हैं, रिपोर्टर्स मौजूद हैं, प्रेस रिपोर्टर्स हैं। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, या फिर प्रिंट की बात करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, प्रेस मीडिया की बात करें, तो आपने क्यों मुनासिब समझा कि मैं जो सोशल मीडिया का जो डिजिटल चैनल आवाम की आवाज़ है, मैं यहीं पर अपना इंटरव्यू दूँगा? मैं आपको एक गुजारिश करूँ सोफ़ी साहब, मैंने ज़ाती तौर पे आपका शुक्रिया अदा किया है, ना कि आपके चैनल का। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात का बुरा ना माने, यहाँ पर जितने भी मीडिया के हमारे भाई काम करते हैं, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, हम 2 साल पहले PSA काट के आए, हमें जेल हुई, उसके बाद भी 2 साल हम यहाँ बैठे हैं। हमारा हाल जानने के लिए किसी ने जो है हमें नहीं पूछा। शायद आपने ज़ाती तौर मुनासिब समझा, या आपके चैनल को लगा कि हम फारूक खान का हाल जानने के लिए जाएं, उनसे पूछें, तो उस एतबार से मैं आपका दिल की अमी गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने आकर आज हमारा हाल जाना। और ये जो अवामी
चैनल आपका है, इसका जो नाम जुड़ा है आवाम के साथ, तो हम आवाम के साथ जुड़े हुए हैं। हम छोटे से यहाँ पर वर्कर हैं और आज हम आज़ाद हिंदुस्तानी होकर, आज़ाद शहरी होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। हमें खौफ, जब वक्त आएगा हम भी अपनी पॉलिसी को बयान करेंगे, सामने करेंगे, और हम उस चेहरे का इंतज़ार कर रहे हैं जो चेहरा हमें अल्लाह ताला देगा। हम नेक चेहरे और नेक पार्टी, नेक जमात के इंतज़ार में हैं। वो जब ग्राउंड पे आएगी, और सोफ़ी साहब मैं आपको बुलाकर फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा कि आप आइएगा, और आज हम किसी चेहरे का, किसी पार्टी का, किसी जमात का यहाँ पर खैर मकदम करेंगे, और मंडी के इलाका में, पूरी जम्मू कश्मीर के इलाका में हम उस पार्टी का जो है वो परचम खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। रही बात मीडिया की, तो मैं कुल मिला के बताऊँ, आज जो है वो अफसरशाही का दौर है। यहाँ तो बाकी जो हमारे यहाँ पर मीडिया कर्मचारी काम कर रहे हैं यहाँ तो लेकिन हमने जब भी बात की, हमने बेबाकी से बात की, हमने डर के बात नहीं की, हमने सामने बात की। हमें जान देने वाला, जान लेने वाला अल्लाह है। हम बेबाकी की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे सच्ची बात करेंगे, और ये पैगाम देना चाहेंगे आपके इस चैनल के ज़रिए से कि जो भी मीडिया है वो गरीब तक पहुँचे, वो मजलूम तक पहुँचे। और यहाँ क्या होता है, यहाँ जहाँ कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी जो है वो बस थोड़ा सा उसको और मसाला लगा देते हैं। तो अच्छा काम करेगा उसकी जिम्मेवारी है, अच्छे काम की सराहना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी मजलूम पर अगर जुल्म होता हो उसकी आवाज़ भी बुलंद करना जो है वो भी जो है वो जायज़ है, वो भी जो है वो सदका जारिया में आता है। वो चाहूँगा, आपने पूछ ही लिया तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, मेरा भाई एजुकेशन महकमे में छोटा सा एक 4th क्लास का मुलाजिम है। 2 साल से वो सफ़र कर रहा है। वो हर जगह, हर दरवाजे पे वो गया कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो इस वक्त तो है जो है उसको वो तनख्वाह भी बंद की गई है, उसको डिप्टी पे भी वो जा रहा है। जब यहाँ 370 टूटा उस वक्त भी वो स्कूल में हाज़िर था, कहीं पर उसका वायलेशन में कोई ऐसा माहौल ही नहीं था। तो उसको भी जो है वो बेचारे को हरासमेंट करके जो है उसको तनख्वाह बंद करके रखी हुई। आज 2 साल हो गए। एक मुलाजिम को 1 महीने की तनख्वाह बंद होती है तो वो कहाँ तक जाता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, वो आप मुझसे अच्छा समझ सकते हैं। और मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मैंने आज 2 साल के बाद ये आवाज़ उठाई। जब गरीब की बात आती है, जब जुल्म की बात आती है, जब मजबूर की बात आती है, उसमें पराया हो या अपना हो, आवाज़ बुलंद करना जो है वो इंसान का फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने, अब ये मेरा भाई है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक मजलूम भी है, वो एक मजबूर भी है, जो 2 साल से सफ़र कर रहा है बग़ैर तनख्वाह के, डिप्टी भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जुल्म के शिकार जो है हम लोग हुए हैं। तो अल्लाह ताला इस जुल्म से हमें आज़ाद करे। अल्लाह ताला कोई अपना ऐसा फ़ैसला हमारे जहनों में डाले जो हम नेक फ़ैसला कर सकें और हमारे अच्छे दिन आ सकें। फारूक साहब, आपने हमारे साथ बात की, कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगर मौका मिला फिर इंशाल्लाह हम आपके इस चैनल में रूबरू होंगे। कुछ है तो हम भी अल्लाह भरोसे, आप भी अल्लाह भरोसे। नाजरीन, ये थे फारूक साहब मंडी से, और सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और आप देखते रहिए आवाम की आवाज़ इफ्तिकार सोफ़ी के साथ। मंडी से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।